इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शाहीन बाग के ताल्लुक से। शाहीन बाग में ख्वातीन के धरने के हवाले से बड़ी खबर है। इतवार को मुजाहिरीन वजीर दाखिला अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। मुजाहिरीन में भी बने दो ग्रुप, एक ग्रुप मुलाकात के हक में तो दूसरा ग्रुप मुलाकात की कर रहा है मुखालिफत। तो आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर आ रही है शाहीन बाग के ताल्लुक से। शाहीन बाग में ख्वातीन के धरने के हवाले से बड़ी खबर है। इतवार को मुजाहिरीन वजीर दाखिला अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। मुजाहिरीन में भी दो ग्रुप बन गए हैं, एक ग्रुप मुलाकात के हक में है जबकि दूसरा ग्रुप मुलाकात की मुखालफत कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 61 दिन से शाहीन बाग में लगातार एहतजाज चल रहा है। सड़कें बंद है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर एहतजाजी मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। लगातार सड़क बंद है। दिल्ली के इंतखाबात में भी ये मौजू काफ़ी छाया रहा। शाहीन बाग में ख्वातीन के धरने के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इतवार को मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, यानी कल मुलाकात एहतजाजी मुजाहिरीन के अमित शाह से हो सकती है। और खुर्रम हमारे साथ इस वक्त फोन के जरिए जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे। खुर्रम, बड़ी खबर आ रही है, 61 दिन से एहतजाज चल रहा था, अब ये बड़ी खबर आ रही है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह से एहतजाजी मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात कब हो सकती है और कौन कौन शामिल हो सकते हैं इस वक्त में? देखिए, जिस तरह से कल भी हमने अपने नाजरीन को बताया था कि इस तरह की बात जब वज़ीर दाखिला की तरफ से एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा गया कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं, शहरियत कानून को लेकर कभी भी उनसे कोई मुलाकात कर सकता है, वजाहत कर सकता है। एक जो है पूरा ओपन ऑफर था, उसको लेकर के कल ही से शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, खवातीन हैं या वहाँ पर जो रजाकार हैं, उनके दरमियान इस बात को लेकर काफी गौर-खोज हो रहा था कि अब तक सरकार की तरफ से कोई पैसी पहल नहीं हुई है। सिर्फ प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से एक बार, माफ कीजिएगा, रविशंकर प्रसाद की तरफ से सिर्फ एक बार कहा गया था कि वो लोग मुलाकात कर सकते हैं और बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन वजीर दाखिला की तरफ से पहली बार क्योंकि इस तरह का ऑफर आया, इस पर काफी गौर-खोज हो रहा था, कल ही से हो रहा था और कल इस बात पर फैसला नहीं हो पाया था। यही वजह है कि क्योंकि आपस में ये इख्तिलाफ था और यही बात सामने आ रही है कि अब ये है कि कुछ लोग मुलाकात करेंगे, उसमें कई रजाकार शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी नाम पूरे तौर से फाइनल नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही हिकमत अमली के तहत ही इस तरह का फैसला लिया गया हो। लेकिन ये भी एक बात है कि जो वहाँ पर मुजाहिरीन मुजाहरा करने वाले लोग हैं, खवातीन हैं, वो इस बात को लेकर के उनके बीच में एक इत्तेफाक राय पैदा हो के एक डेलीगेशन बने, क्योंकि अब तक यहाँ पर देखेंगे कि आपके कोई भी। लेकिन खुर्रम, ये भी खबर आ रही है कि वहां पर भी दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप चाह रहा है कि मुलाकात हो जबकि दूसरा ग्रुप ये चाह रहा है कि मुलाकात ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वहां पर कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं है, इसलिए इख्तिलाफ होना ये एक वाजिब बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक हिकमत अमली भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखें कि वहां पे जो मुजाहिरीन हैं वो वहां पर लगातार डटे हुए हैं। उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि यहीं पर शाहीन बाग आकर हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमसे बात करे। लेकिन कुछ लोग कल से ही इस बात पर गौर-खोज कर रहे थे कि अब क्योंकि एक खुला ऑफर मिला है तो क्यों ना हम अपनी बात जाकर रखें और इस मसले का हल बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए से निकाला जा सके। बिल्कुल खुर्रम, कल भी आपने एक स्टोरी की थी, आपने दादियों का जिक्र किया, जो दादियां हैं वो इसमें कुछ आगे आ रही हैं, तो क्या कोई बुजुर्ग ख्वातीन वगैरह भी इसमें शामिल हो सकती है? देखिए, अभी तक तमाम तरह की तफसीलात सामने नहीं आ पाई हैं, कुछ ही वक्त लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ रजाकार जरूर इसमें शामिल हैं जो कल ही से इस बात को लेकर गौर-खोज कर रहे थे और उनमें आपस में बातचीत हो रही थी कि इस मसले पर हमें वजीर दाखिला से मुलाकात करनी चाहिए और उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारे ये एतराजात हैं, ये ऑब्जेक्शन है और ये जो शहरियत कानून है जिस पर आप चाहते हैं कि जिस पर आप लोग वजाहत भी कर चुके हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, ये हमारे रिटर्न में तहरीरी तौर पर एक वाजिब अंदाज में कानूनी तौर पर ये तमाम चीजें इसमें शामिल की जाए। इस कानून के अंदर इसके उसूल वज़ा किए जाए, उसमें साफ तौर से इस तरह की तरमीमात की जाए। तो ये तमाम चीजें आज इसको लेकर के बातचीत हुई और ये तमाम चीजें वजीर दाखिला के सामने तमाम लोग पेश कर सकते हैं। हालांकि कल ही से इस तरह की आवाज जरूर उठ रही थी कि ऐसा कोई डेलीगेशन बनना यहाँ से आसान नहीं है, क्योंकि तमाम ही लोग हैं और कोई एक आदमी इसको लीड नहीं कर रहा है। अब जब कोई लीड नहीं कर रहा है तो डेलीगेशन पर एक इत्तेफाक राय बनाना ये काफी मुश्किल काम होगा। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज और जानना चाहेंगे, 17 तारीख को शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, दोबारा समाअत होनी है। ऐसे में अगर कल मुलाकात होती है तो इस मुलाकात को कितना अहम समझा जाएगा? देखिए, पूरे मुल्क के लिए मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि शाहीन बाग जिस तरीके से
शहरियत कानून के खिलाफ एक मुखालफत की आवाज बनकर उभरा है। अगर वजीर दाखिला और हुकूमत की तरफ से पहली बार कोई कोशिश हो रही है, कोई मुलाकात हो रही है और उसमें से कुछ निकल के आता है, क्योंकि अब तक जिस तरह की बातें हुई हैं वो ये हुआ है कि हुकूमत की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहरियत कानून की हिमायत में न सिर्फ रैलियां हुई बल्कि उसको इलेक्शन में भी मौजू बनाया गया। तो ये तमाम चीजें अपने सामने है। अब क्योंकि ये लगातार हुकूमत की तरफ से वजाहत की गई कि इससे आपको नुकसान नहीं होगा, तो मुजाहिरीन ये चाहते हैं कि ये कानूनी तौर पर यह बात सामने आनी चाहिए और किस तरीके से हमें नुकसान नहीं होगा, एनआरसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, एनपीआर नहीं होगा। ये तमाम चीजें हैं और जो मजहब की बुनियाद पर जो कैद लगाई गई है उसको लेकर के मुजाहिरीन अपनी बातें रख सकते हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग के लोग अब अपना नुमाइंदा वकील वहां पर खड़ा कर रहे हैं जो ये बताएगा कि जो रास्ता बंद है वो कितना रास्ता उनके जरिए से बंद है, कितना दिल्ली पुलिस के अपने अरेंजमेंट की वजह से बंद है और उनका जो एहतजाज है उसको लेकर के उनका जो मौकफ है उसको अदालत जरूर सुने, उसके बाद फैसला सुनाए। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपको। आगे बढ़ेंगे। सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ पूरे बिहार में धरना दिया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के साथ इमारत शरिया बिहार और दीगर मुस्लिम तंजीमों के कारकुन और जिम्मेदारान भी धरने पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ख्वातीन भी धरने पर बैठी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा इनका एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। देना है कि काला कानून को वापस लेना चाहिए। सीएए, एनआरसी और एनपीआर की जो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है उसको बंद करना चाहिए। जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक विरोध चलता रहेगा। यानी तमाम पूरे बिहार के तमाम जिलों में आप लोग कर रहे हैं? हाँ, सब जगह हो रहा है, सभी जिला मुख्यालय में हो रहा है और तेज हम लोग करेंगे इसको। तो क्या ये चुनाव से लोग देख रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव आने वाला है? और चुनाव से क्या मतलब है? देश को बर्बाद करने में लोग लगे हुए हैं। बिहार में चुनाव और देश भर में कौन चुनाव है? विरोध तो देश भर में हो रहा है, इसलिए चुनाव का मामला नहीं है, देश का मामला है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां समा नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। महफूज, सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ आज बिहार भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आप गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद है, किस तरह का मंजर, किस तरह का माहौल वहां पर देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त वहां पर एहतजाज में मौजूद हैं? देखिए आदम, ये पटना का गांधी मैदान है जहां बड़ी तादाद में लोग जो है बैठे हुए हैं इस कानून के खिलाफ में। सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ में नारा भी लगा रहे हैं। एक खास बात यहाँ देखने को ये मिल रही है कि सब लोगों ने अपने अपने हाथों में पंफलेट रखा है जिसमें लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। सीएए नहीं, तालीम चाहिए, एनपीआर नहीं, सेहत चाहिए, एनआरसी नहीं, रोजगार चाहिए। तो ये बुनियादी सवाल पर हुकूमत को लाने की ये कोशिश है पटना के गांधी मैदान से। यानी यहाँ पे जहाँ इस कानून के खिलाफ में बात हो रही है वहीं ये बात करने की कोशिश भी की जा रही है अपने पंफलेट के जरिए और अपने भाषणों के जरिए और अपने एहतजाज के जरिए कि हुकूमत जो है बुनियादी सवाल पर आए, न कि इस कानून को लेकर जो इतना बड़ा तनाज़ा चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से कहें अलग अलग शहरों में ख़वातीन का और दूसरे लोगों का मुजाहरा चल रहा, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं शामिल है। बिहार के हवाले से अगर आप बात करें, तो बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में ज़िला हेडक्वार्टर पर कुल जमायती जो मीटिंग हुई थी इमारती शरिया में, उसके तहत जो है ये धरना है। तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। आप देखिए जो तादाद है यहाँ पे, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो रहे हैं, आ चुके हैं, उदय नारायण चौधरी जो है आ चुके हैं, जीतन मांझी को भी यहाँ आना है। आदम, एक खास बात ये भी है कि इमारती शरिया भी इसकी सपोर्ट कर रही है। आप देखिए जो अभी स्पीच दे रहे हैं वो इमारत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शिबली कासमी है। तो आप लेकिन महफूज, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, लीड कौन कर रहा है इसमें? समाजी, सियासी, मजहबी तमाम जमातें हमने देखा शामिल हैं, एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर सब लोग मौजूद हैं, लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इस प्रोग्राम को? जैसे अभी आपके बुलाने पर आए हैं इसी तरीके से देखिए ये पूरा प्रोग्राम जो है इमारत के दफ्तर में बनाया गया था कि पूरे बिहार में जिला हेडक्वार्टर पर धरना दिया जाएगा, जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को बुलाया गया था और उन्होंने अपनी हिमायत देने का ऐलान किया। तो एक तरह से कहा जाए कि अगर लीड कोई कर रहा तो इमारती शरिया कर रही है लीड, और अपोजिशन पार्टियों के लोग भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ किसी एक को लीडर या किसी एक पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा आजम आपको ये भी बताएं कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं अलग अलग
पार्टियों के वो शिरकत तो कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, एहतजाज में भी जा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि उनके पार्टियों के कारकुन अब तक शामिल नहीं हो सके हैं किसी प्रोग्राम में। अगर वो आ भी रहे हैं तो उनकी तादाद जो है काफी कम रहती है, कम देखी जाती है। उपेंद्र कुशवाहा आए हैं तो जाहिर है RLSP के कारकुन को यहाँ आना चाहिए था। जीतन राम मांझी अगर आ रहे हैं तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए था। और ये लोग दावा भी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे ये चीजें देखने को कम मिल रही है। लोग आ रहे हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। बड़ी तादाद में जो है माइनॉरिटीज के लोग हैं, अकलियती तंजीमों से जुड़े लोग हैं, दलित तबके के लोग भी जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। धीरे धीरे जो है वो भी जो है शामिल होने लगे हैं। महफूज एक चीज और रखना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो भी एहतजाजी प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें ख्वातीन काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे हम दिल्ली के शाहीन बाग की बात करें, चाहे मुंबई में जो शाहीन बाग है उसकी बात करें, बेंगलुरु का भी हमने नज़ारा देखा, यूपी में भी कई जगहों पर इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। पटना में या बिहार में भी क्या इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है कि ख्वातीन बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं? आप बिल्कुल आप आदम अगर पटना के गांधी मैदान का ये नज़ारा देखें तो खवातीन बड़ी तादाद में यहाँ बैठी हुई हैं। अगर एहतजाज की बात करें तो पटना में कई जगह खवातीन का एहतजाज हो रहा, सब्जी बाग में हो रहा, आलमगंज में हो रहा, हारून नगर में हो रहा, समनपुरा में हो रहा, इसी के साथ जो है गया में हो रहा, शांति बाग में काफ़ी दिनों से एहतजाज वहाँ जारी है, दरभंगा के लाल बाग और किला घाट में काफ़ी दिनों से एहतजाज जारी है, भागलपुर में हो रहा, किशनगंज में हो रहा। तो बिहार में कहें तो दर्जनों मकामात पे खवातीन का एहतजाज जारी है और काफ़ी दिनों से जारी है। काफ़ी पुरअमन तरीके से खवातीन जो है एहतजाज कर रही हैं और अपने मुतालबात को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके एहतजाज के मकाम पर काफ़ी बड़े बड़े लीडर, दानिश्वर और मजहबी लीडर, तमाम सोसाइटी के जो रहनुमा हो सकते हैं वो जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ में उसकी मुखालफत में बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये कानून जो है मुल्क के हित में नहीं है, मुल्क के तरक्की के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो कई तरह की बातें जो है एहतजाज के मकाम पे भी होती है और खवातीन जो है बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद रहती हैं। आजम ये भी है कि बिहार में चूंकि ये इंतखाबी साल है तो अपोजिशन लीडरों के लिए ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत बनाने और अपने वोट बैंक को जो है टर्नअप कराने से भी जुड़ा हुआ है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वो लोग जो है बड़ी तादाद में जो है शिरकत करने का दावा कर रहे हैं और इस कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। हालांकि वो नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, सूबाई हुकूमत को कटघरे में खड़ा करते हैं और ये सूबाई हुकूमत से सवाल करते हैं कि आप जब CAA की हिमायत करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कहते हैं NPR जो है लागू नहीं करेंगे या लागू करेंगे भी तो गैर ज़रूरी सवाल को हटा दिया जाएगा, NRC को लागू नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, उनकी दोहरी पॉलिसी है, उनको वाजे करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए लोगों के सामने में। तो जैसे जैसे लगता है ऐसा, जो यहाँ पे सियासी तजियाकार हैं उन्हें भी ये लगता है कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आता जाएगा इस मुद्दे की सियासत बढ़ती जाएगी अपोजिशन पार्टी। जी महफूज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना के गांधी मैदान पर इस वक्त CAA को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। कई मजहबी, समाजी और सियासी तंजीमों के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी तादाद में वहाँ पर ख्वातीन भी मौजूद है। आगे बढ़ेंगे। चेन्नई में कल की पुलिस की कार्रवाई के बावजूद मुजाहिरीन अपनी जगह पर डटे हुए हैं। शहरियत कानून, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज जारी है। चेन्नई में कल शाम शहरियत कानून के खिलाफ बतौर एहतजाज लोग सड़कों पर निकल आए थे। पुलिस लाठीचार्ज के नतीजे में मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हुए थे। पुलिस ने झड़प और पथराव का इल्जाम लगाकर 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया था। पुलिस का दावा है कि ओल्ड वाशरमैन पेट में हुए एहतजाज और झड़प में कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। इस दौरान भगदड़ की जद में आकर एक मौमर शख्स ने दम तोड़ दिया था। शहरियत तरमीमी कानून नाफिज होने के बाद से तमिलनाडु में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। कल पहली बार पुलिस के जरिए ताकत के इस्तेमाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियत कानून और NRC की मुखालफत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस दरमियान BJP लीडर शाहनवाज हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि CAA का स्टेज टुकड़े टुकड़े गैंग इस्तेमाल कर रहा है कि जहां पर धरना हो रहा है वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच जाता है, उस मंच का इस्तेमाल होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता लेने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों को जो मजहब के नाम पर सताए गए हैं उनको नागरिकता देने वाला है। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो ये मानते हैं कि
उन बहनों को गुमराह किया गया है। खुद हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर धरना दे रहे हैं, अगर उनको कुछ भी समझना हो तो वो गृह मंत्रालय में आए, 3 दिन के अंदर समय मांगे, उनको समझाया जाएगा। एक भी पंक्ति सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भारत के नागरिकों को नहीं प्रभावित करती, क्योंकि ये भारत के नागरिक पर लागू नहीं होता। ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों को, जो धर्म बचाने के लिए इस देश में आए हैं, उनको नागरिकता दी है। इसमें धरना हो क्यों रहा है, ये समझ से परे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एमपी कांग्रेस वादे पूरे नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपस में ही रंजिशें पैदा हो गई। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रोग्राम में गेस्ट टीचरों को यकीन दहानी कराई थी कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो सड़कों पर वो उनके साथ आएंगे। ये बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े इरादे और बहुत सब्ज बाग दिखा करके ये सत्ता में आए थे। इन्होंने लोगों से वायदा किया था कि लोन भी माफ़ करेंगे किसानों का, लोगों को बिजली, सड़क, पानी, रोजगार ये मुहैया कराएंगे, लेकिन ये सारे वादे पे फिसड्डी साबित हुए हैं। अब जब फिसड्डी साबित हुए हैं तो आपस में सिर्फ टोगल अगर हो रही तो इसका समस्या उनकी अपनी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि आपने जो वादे किए थे उसको पूरा करिए। अगर वादा खिलाफी करेंगे तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी उसको मजबूती के साथ सड़कों पर उतरेगी और उसकी आवाज उठाएगी और उस सरकार को घेरेगी और सरकार के खिलाफ का जो है वो आंदोलन करेगी। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से भारी गोलाबारी की गई है। फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इस गोलाबारी में चंदचक गांव में 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी से गांव वालों में दहशत है। लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान की गोलाबारी से परेशान है। इन अफराद ने हुकूमत से इस मसले का कोई हल निकाले या इन्हें किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की अपील की है। जबरदस्त फायरिंग किया पूरे गांव में उन्होंने, और पूरा गांव दहशत में हो गया और हमारे छत के ऊपर गिरा, पूरा छत जो है क्रैक कर दिया है। हम अंदर सो रहे थे उस टाइम, बच्चे जो मोर्चे में सो रहे थे और मैं इस कमरे में सो रहा था, जिस कमरे में गिरा, और इतना डर गए कि पूछो मत। हालत बहुत ख़राब हो गई, बेसिकली बीपी बढ़ गया उसी टाइम, और ये पूरे गांव को पूरा उन्होंने टारगेट किया है। गांव को ही टारगेट किया है। आज हमारे गांव में इतना बम पड़े हैं कि जिसका कोई काउंटिंग करना भी बहुत मुश्किल है। मतलब हमें जहाँ से हमारे गांव को शिफ्ट किया जाए। हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। 2 मकानों में बम गिरे हैं, एक में तो सुराख हो गया है मान लो, और डिशें और सिंटेक्सें हैं पानी की, और दूसरे मकान में भी डिश और जो सिंटेक्सें हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं। बंकर में क्या है सर, हमारे पशु मवेशी जो भी है जिनके ऊपर हम लोग डिपेंड हैं कृषि के ऊपर और पशुओं के ऊपर। कृषि में पूरे खेतों में बम गिर रहे हैं और जो पशु हैं हमारे बाहर रहते हैं। सुबह 4 बजे जब मतलब सुबह के समय जब 4:30 बजे फायरिंग शुरू हुई तो मैं थोड़ा बाहर निकला तो देखा वहाँ पे मेरे सामने 2-3 गोले वहीं पे 2-3 मिनट में फटे और पूरा दहशत का माहौल है और पाकिस्तान का पूरा इलाज करना चाहिए। गाँव का माहौल जी बहुत ही दहशत वाला है। इस समय आए दिन मतलब फायरिंग होती रहती है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सारे सहमे हुए होते हैं क्योंकि कभी भी फायरिंग हो सकती है। आजकल तो दिन में भी शुरू हो गई है, पहले दिन में नहीं होती थी। आजकल 5:30 बजे शाम को डेली फायरिंग होती है। रोड लगता है जैसे कि बीच में मोर्चे बन रखे हैं, बैंकर बना रखे हैं, लेकिन सभी के नहीं हैं। किसी के पास जगह नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? उनकी भी तो गवर्नमेंट को कुछ सुविधा करनी चाहिए ना। जिसके पास नहीं हो कहाँ जाएगा? जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि 1 साल कबल हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसे इकदाम किए हैं, ऐसे वाक़यात को मिलिटेंट दोहरा ना पाए। इन्होंने कहा कि कई बार मिलिटेंटों की जानिब से ऐसी कोशिशें की गई, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। डीजीपी ने देवेंद्र सिंह मामले और दीगर उमूर पर भी बातचीत की। दिलबाग सिंह से दिल्ली के पुलिस मेमोरियल में हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने खास बातचीत की। इस वक्त मैं पुलिस मेमोरियल में हूँ। यहाँ पे बाकायदा जम्मू कश्मीर के डीजीपी यहाँ पहुँचे हैं और बाकायदा श्रद्धांजलि देने के लिए। सर, 1 साल हो चुके हैं पुलवामा अटैक को, आप श्रद्धांजलि देने के लिए आए। पहले आपसे श्रद्धांजलि आपके शब्द में। मैं हिंदुस्तान की उन महान बहादुर सपूत जिनकी तादाद 35,000 से ज़्यादा है, जिन्होंने अपनी जान अपने वतन के लिए निशावर की, पुलवामा के 40 जवान जिन्होंने अपनी जान वहाँ पर
मिलिटेंसी के दौरान काम करते हुए निशावर की, और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1600 से ज़्यादा ऑफिसर और जवान जिन्होंने अपनी जान की आहुति अभी तक टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए दी है, मैं सबको अपनी तरफ से, अपनी पुलिस फोर्स की तरफ से, सभी रैंक्स की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और साथ ही साथ उनके जो परिवार हैं उनके प्रति अपनी हमदर्दी हम लोग अपनी तरफ से पेश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा था और हमारी कोशिश रही उसके बाद 1 साल के दौरान कि उस तरह के हादसे रिपीट ना हो। हम बहुत हद तक कामयाब हुए। बहुत सारी कोशिशें अलग अलग टेरर आउटफिट ने की कि इस तरह के हादसों को रिपीट करें, मगर अभी तक हमें उसमें कामयाबी मिली। सर बात करें, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर वहाँ पे काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, और किस तरह से बाकायदा वहाँ पे व्यवस्था पंचायत चुनाव को लेकर है और सुरक्षा व्यवस्था की क्या हाल है? पंचायत के कोई बची हुई जो पंचायतें थी जिनकी तादाद कोई काफ़ी बड़ी है, 12,000 के करीब जिनका अभी चुनाव होने जा रहा है, और हमने पूरी तरह से तैयारियां उनके लिए कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे पहले अच्छे से पंचायत के चुनाव हुए थे, इनको भी हम कामयाबी से अच्छे से कंडक्ट करने में सफल रहेंगे। सर एक सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, देवेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ। देवेंद्र सिंह के मामले में जिस तरह से इनपुट्स मिले, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या लगता है उस मामले में कहाँ चूक हुई है देवेंद्र सिंह को पहचानने में या उसे इनपुट्स जुटाने में? देखिए, सिक्योरिटी का जो सिचुएशन किसी भी जगह का, जम्मू कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ टेररिज्म चल रहा होता है, उसमें अलग अलग फैक्टर्स एट प्ले होते हैं हमेशा, और हर फैक्टर के ऊपर नज़र रखना सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, पुलिस फोर्सेस का काम रहता है, और वो हम करते हैं। इसीलिए क्योंकि हम सतर्क थे, हमारी नज़र में सब चीज़ें थी, और हमारे पुलिस की तरफ से इनपुट डेवलप हुआ, पुलिस की तरफ से कार्रवाई करी गई, पुलिस की तरफ से पकड़ा गया, और अब वो केस हमने पुलिस की तरफ से NIA को दे दिया है। इस तरह की इतनी बड़ी जो सिनेरियो है सिक्योरिटी का, उसके अंदर गुंजाइश रहती है, मगर इसका तोड़ यही है कि हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। कभी कोई एब्रेशन किसी लेवल पे होती है, उस एब्रेशन को चेक करना और करेक्टिव मेजर्स लेना, ये हमारा काम है, और उस पर हम हमेशा सतर्क भी हैं और कार्रवाई करते रहे हैं, करते रहेंगे। सर मौसम चेंज हो रहा है, इस वक्त में काफ़ी इनपुट्स भी मिल रहे हैं बाकायदा कि इस वक्त में घुसपैठ होने की संभावना है। जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं, अभी तक क्या जानकारी आप लोगों को मिला और किस तरह से बाकायदा आप लोग एहतियात कदम उठा रहे हैं? अभी जहां बर्फ़ नहीं है वहां पर पाकिस्तान और इसकी एजेंसियां बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। इन्होंने पुंछ के रजौरी के एरिया से, IB के सेक्टर से, सांबा हीरानगर के सेक्टर से बहुत कोशिशें की हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की, और कुछ कामयाब इन्फिल्ट्रेशन कर भी पाए हैं। हाल ही में नगरोटा में जो इनकाउंटर हुआ था वो IB के सेक्टर से ही इन्फिल्ट्रेशन हुई थी। जैश मोहम्मद का ग्रुप था, और बहुत बड़ी तादाद में असला और अमनीशन, 3 लोग 9 वेपन लेके और दर्जनों ग्रेनेड लेके, एक बहुत बड़ी ID लेकर के और एक स्नाइपर राइफल लेकर के जहां पर इन्फिल्ट्रेट किए थे। आप समझ सकते हैं कि उनका मकसद क्या हो सकता है, किस तरह की कार्रवाई करने की उनकी कैपेबिलिटी थी, तो उनको न्यूट्रलाइज किया गया। उसके अलावा पहले एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आया था, उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर उनका हम मार चुके हैं त्राल के एरिया में। उसमें से पहले के ग्रुप में 2 लोग अभी हमारे निशाने पे हैं, और होपफुली जल्दी हम उनको भी ले लेंगे। हमारी तरफ से एक्टिविटी चलती रहेगी, मगर पाकिस्तान की ये जो साजिशें हैं, जो इस तरह की उनकी जो मिसचीफ है और उनकी जो एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है कि इधर जो उनके लश्कर के और जैश के और बाकी जो टेररिस्ट नंबर्स हैं उनको मेंटेन करें, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि उनकी इस तरह की जितनी साजिशें हैं उनको नाकाम करें। आखिरी सवाल सर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पाकिस्तान के चाल चरित्र और चेहरा की हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो सर इसमें अभी टर्की के राष्ट्रपति ने बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी कश्मीर के जो हालात हैं वो टर्की का जो प्रथम विश्व युद्ध था उस वक्त के जैसे हालात कश्मीर के हैं। कश्मीर को आप भली भांति जानते हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये किसी और का कमेंट है, और उनको जो लगता है उन्होंने अपनी तरफ से कहा होगा, और वही जानते होंगे कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कैसे इस बात को कहा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं और आने वाले टाइम में और बेहतर होंगे। शुक्रिया सर। बाकायदा जिस तरह से देखा जाए, दिलबाग सिंह यहाँ पहुँचे, यहाँ पे पुलिस मेमोरियल है, यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ श्रद्धांजलि देकर अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कश्मीर से जुड़े हुए तमाम जो मसले हैं उस पर दिलबाग सिंह जो DGP हैं वो खुद बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया। गोरखपुर के गोरखनाक इलाके में एक खातून की इज्तिमाई इस्मत दरी की गई। खातून पेशे से डॉक्टर है। मुतासरा खातून का कहना है कि गोरखपुर पुलिस के एहलकारों ने
इसकी इज्तिमाई इस्मत दरी की है। यूपी पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर यूपी पुलिस के नाम नामालूम एहलकारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मुतासरा खातून को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। हम कहें कि ठीक है छोड़ दीजिएगा, फिर बोल रहा है, एक बोल रहा है कि इसको 6 बजे छोड़ना, एक बोल रहा है कि 12 बजे छोड़ना। फिर हम कहें कि नहीं, हमको 12 बजे छोड़ दीजिए। जब 12 बजे बोल रहा है तो हमको थप्पड़ सब मारी, एकदम मेरा मुंह बंद कर दिए, सीने पे चढ़ गए सब, पेट पे मारे सब, इतना हमको मारे कि हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन सर कह रहे थे, लेकिन हमारा कोई बात नहीं सुन रहा था। तो हम कहे अब हम कैसे जाएं, आप लोग बोले हैं कि हम छोड़ देंगे, तो कह रहा है कि नहीं, हम तुम्हारे नौकर थोड़ी ना है कि हम तुमको जाएंगे छोड़ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।